टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत ये हमारा 5th वीडियो है। 4th वीडियो में कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट वेट, ये सब क्या होते हैं। इस 5th वीडियो लेक्चर में हम सोल्यूशन की स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको 4th वीडियो में ही समझा दिया गया था कि सोल्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक की इम्पोर्टेंस आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि अगर पूरा चैप्टर 12th क्लास में सोल्यूशन के नाम से आता है। तो यहाँ पर हम कुछ टर्मिनोलॉजी को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आप इन टर्मिनोलॉजी को अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिखते चले जाएंगे। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि सामने आप ग्रीन बोर्ड पर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई देख सकते हैं। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक नॉन केमिकली यानी आपस में रिएक्शन ना करने वाले सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ पर ये जो टर्म है होमोजीनियस, इसको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। इस टर्म को हम अपने सेकंड वीडियो में भी समझ चुके हैं कि होमोजीनियस क्या होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को हम समांगी मिश्रण और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यदि आप एक बीकर लेकर के उसमें आप वाटर भरकर उसके अंदर आप शुगर डिज़ोल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि शुगर जो है नीचे बीकर की तली में बैठ जाती है। इस प्रकार का जो सोल्यूशन होता है ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, क्योंकि इसके प्रत्येक पार्ट का जो कंपोजिशन है वो इक्वल नहीं है। यदि आप अलग अलग स्थान से इसका एक कंपोजिशन निकालेंगे तो वहाँ पर जल और चीनी की मात्रा अलग अलग प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप इस बीकर में उपस्थित चीनी को अगर चम्मच से घोल दें तो आप पाएंगे कि चीनी जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। और फिर आप यदि अलग अलग स्थानों से इस मिक्सचर का कंपोजिशन निकालें तो वहाँ पर जल और चीनी की मात्रा बराबर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इस तथ्य को हम एक चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले बीकर में देख सकते हैं वाटर और चीनी जो है नीचे तली में बैठी हुई है। यदि हम यहाँ से चीनी का मिक्सचर का अगर हम अलग अलग कंपोजिशन अलग अलग स्थानों से देखें तो यहाँ पर और यहाँ से आने वाले कंपोजिशन में अंतर होगा। जाहिर सी बात है, निश्चित है कि ऊपर वाले हिस्से में वाटर की परसेंटेज, जल की मात्रा अधिक होगी और चीनी की मात्रा कम होगी। जबकि यहाँ से यदि हम कंपोजिशन की स्टडी करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर चीनी की मात्रा अधिक होगी और जल की मात्रा कम होगी। लेकिन यदि इस बीकर में उपस्थित चीनी को हम चम्मच के द्वारा हिला करके मिला दें तो चीनी इस पानी में डिज़ोल्व हो जाती है और इस प्रकार से होमोजीनियस मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। इस होमोजीनियस मिक्सचर के अगर हम भिन्न भिन्न स्थानों से कंपोजिशन ज्ञात करें तो हमें जल और चीनी की मात्रा एक समान प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो जैसे कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट से होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में स्टडी की और ये जाना कि होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। यदि कोई होमोजीनियस मिक्सचर बाइनरी स्टेट में है, अर्थात उसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट को हम सॉल्वेंट बोलेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूएंट को हम सॉल्यूट बोलेंगे। आप इसको सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन if a homogeneous mixture is in a binary, then the one constituent is called solute and the other is called solute। तो हमको अब ये ज्ञात करना है, हमको ये पता लगाना है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट में कौन सा पार्ट सॉल्यूट होगा और कौन सा पार्ट जो है सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट को हिंदी में विलय कहते हैं और सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक कहते हैं। सॉल्वेंट अर्थात विलायक और सॉल्यूट अर्थात विलय की डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर विच इज इन लार्ज अमाउंट। होमोजीनियस मिक्सचर का वह कंपोनेंट जो कि लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। एंड द कंपोनेंट ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर विच इज इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट।
होमोजेनियस मिक्सचर का वह कंपोनेंट जो कि स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को स्पष्ट करने के लिए हमने सामने 2 बीकर ले रखे हैं। पहले वाले बीकर में हमने 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर रखी है और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रखा है, जबकि दूसरे वाले बीकर में हमने 100 ग्राम शुगर में 10 ग्राम वाटर मिक्स कर रखा है और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रखा है। तो आपको जैसे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन ज्ञात है, जिसमें आपने पढ़ा था कि वह कंपोनेंट जो कि अधिक मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट अर्थात विलायक कहते हैं। तो फर्स्ट वाले बीकर में वाटर सॉल्वेंट के रूप में कार्य करेगा क्योंकि ये अधिक मात्रा में है, जबकि दूसरे वाले बीकर में शुगर अधिक मात्रा में है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शुगर सॉल्वेंट अर्थात विलायक के रूप में काम करेगी। तो दूसरा कंपोनेंट जो बचा पहले वाले बीकर में उसको हम सॉल्यूट कह देंगे, डेट इज शुगर। एंड सेकंड बीकर में वाटर कम अमाउंट में है तो वह सॉल्यूट के रूप में कार्य करेगा। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये जाना कि जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ इन ग्रेटर अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट एंड दैट कंपोनेंट विच इज़ इन स्मॉलर अमाउंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का वह पार्ट जो कि कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और जो अधिक अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये तब ही अप्लाई होती है जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉलिड या लिक्विड नेचर के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने आटे में नमक मिलाया है तो आटा जो है वो सॉल्वेंट के रूप में कार्य करेगा, जबकि नमक सॉल्यूट के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की स्टेट सॉलिड है। इसी प्रकार से यदि हमने 100 ml वाटर में 10 ml एथिल अल्कोहल मिलाया है तो यहाँ पर दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पर जो अधिक अमाउंट में होगा हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो वाटर और एथिल अल्कोहल के मिक्सचर में वाटर अधिक अमाउंट में है, हम उसको सॉल्वेंट बोल देंगे, जबकि एथिल अल्कोहल स्मॉलर अमाउंट में है तो उसको हम सॉल्यूट कह देंगे। सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन को हम एक प्रकार से और भी क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं। इफ़ द कंपोनेंट विच हैव चेंज द स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द अदर कंपोनेंट इज सॉल्यूट। सामने जो आप डेफिनेशन लिखा देख रहे हैं ये तब अप्लाई होती है जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग स्टेट में होते हैं। जैसे कि आप 100 ग्राम शुगर में आपने 10 ml वाटर डिज़ोल्व किया और दोनों का जो मिक्सचर है वो लिक्विड स्टेट में बना, तो इन दोनों ही कंपोनेंट में जो लिक्विड स्टेट में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। यहाँ पर अधिक अमाउंट और कम अमाउंट की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर हम स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसको एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। जब हम 100 ग्राम वाटर में जिसकी स्टेट लिक्विड स्टेट है 50 ग्राम शुगर डिज़ोल्व करते हैं, शुगर जो कि सॉलिड स्टेट में होती है, और दोनों का ही होमोजेनियस मिक्सचर सॉलिड बनता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि शुगर सॉल्वेंट के रूप में है और वाटर सॉल्यूट के रूप में है। यहाँ पर लार्जर अमाउंट और स्मॉलर अमाउंट की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यही सामने आप गो ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इफ़ द कंपोनेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ सोल्यूशन, स्टेट ऑफ सोल्यूशन 3 प्रकार की होती है, लिखा भी है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो जैसी स्टेट सॉल्यूशन की है और उस स्टेट में जो कंपोनेंट होगा वह सॉल्वेंट कहलाएगा। इसको आप एक और एग्जांपल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 100 ml वाटर में आप 500 ग्राम जो है यूरिया घोलते हैं। आपको मालूम है कि वाटर लिक्विड स्टेट में होता है जबकि यूरिया सॉलिड स्टेट में होती है, और दोनों का मिक्सचर बाई चांस सॉलिड स्टेट में आता है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में होगा वह सॉल्वेंट कहलाएगा। तो वाटर और यूरिया का सॉल्यूशन यदि आप बनाते हैं और वह लिक्विड स्टेट में बनता है तो दोनों ही पार्ट्स में जो लिक्विड स्टेट में होगा वह सॉल्वेंट कहलाएगा। तो जैसे हमने पहला एग्जाम्पल बोला था, उस पहले एग्जाम्पल में यूरिया सॉल्वेंट के रूप में थी क्योंकि वहाँ पर
होमोजीनियस मिक्सचर सॉलिड बन रहा था, जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल में वाटर सॉल्वेंट के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर लिक्विड स्टेट में बन रहा है। तो यदि हम दो कंपोनेंट मिलाते हैं और दोनों ही कंपोनेंट में से जैसी नेचर सॉल्यूशन की होती है उसी नेचर का ही सॉल्वेंट होगा। तो यदि हम दो अलग अलग स्टेट के कंपोनेंट मिलाते हैं तो उस के होमोजेनियस मिक्सचर में वह कंपोनेंट सॉल्वेंट के रूप में होगा जिसकी नेचर या जिसकी स्टेट सॉल्यूशन जैसी होगी। फर्स्ट सेशन में हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को स्पष्ट किया, सॉल्वेंट को हम कैसे ज्ञात करेंगे और सॉल्यूट को कैसे ज्ञात करेंगे। इसी आधार पर हमने सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया है, आप सामने देख सकते हैं। सॉल्यूशन इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट नेचर। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और उनकी स्टेट भी सामने लिखी हुई है। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट की नेचर के आधार पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने का प्रयास किया है। यदि सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड ही होगा, क्योंकि दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है। इसको आप कॉपर और Ag या कॉपर और Au के मिक्सचर के रूप में देख सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्वेंट में आपने लिक्विड डिज़ोल्व कर रखा है, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन भी सॉलिड सॉल्यूशन होगा, उसकी नेचर सॉलिड होगी। NaHg सॉल्यूशन, इसको अमलगम बोलते हैं, सोडियम अमलगम। तो जितने भी अमलगम सॉल्यूशन होंगे वो इसी नेचर के होंगे। थर्ड वन इज सॉलिड सॉल्वेंट में आपने गैस सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रखा है, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में होगा। इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीडी जो है वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस प्रकार से एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है, जिसको हम हाइड्रोजन डिज़ोल्व इन पीडी सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका यूज़ हम कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन के बाद सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिक्विड सॉल्यूशन लिखे हुए देख सकते हैं। इसमें लिक्विड अधिक अमाउंट में होगा तो हम कह सकते हैं लिक्विड इज़ इन फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले एग्जाम्पल के रूप में लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्लूकोज डिज़ोल्व इन वाटर। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इथेनॉल डिज़ोल्व इन वाटर। तो हम कह सकते हैं कि यह लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में हैं। थर्ड वन इज़ लिक्विड सॉल्वेंट में हमने गैस डिज़ोल्व कर रखी है, O2 डिज़ोल्व इन वाटर। प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा वह लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही केस में सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है। सॉलिड नेचर के सॉल्यूशन, लिक्विड नेचर के सॉल्यूशन के बाद सामने आप ग्रीन बोर्ड पर गैसेस सॉल्यूशन लिखे हुए देख सकते हैं। इसमें गैसेस अमाउंट सॉल्वेंट के रूप में होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल गैस सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्यूट के रूप में कैम्फर डिज़ोल्व इन नाइट्रोजन गैस। इस प्रकार का सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में होगा और यहाँ पर नाइट्रोजन सॉल्वेंट के रूप में कार्य करेगा। सेकंड एग्जाम्पल इज गैस सॉल्वेंट में हमने लिक्विड सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होती है जबकि नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होती है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा जिसमें कि क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन में डिज़ोल्व होगी वह एक गैसियस सॉल्यूशन होगा, जिसमें कि नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट के रूप में कार्य करती है। थर्ड वन इज़ गैस सॉल्वेंट में हमने गैस सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एयर जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। आप इस टेबल को अपनी कॉपी में एज इट इज़ बना लीजिएगा और यदि कोई आपकी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन के सेंस में जितनी हमारी टर्मोलॉजी थी कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, इसको हम समझ चुके हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी हम जानते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्यूशन बनाने आपने सीखे। आपने 100 ml वाटर में 10 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व किया और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया। दूसरा एग्जाम्पल आपने 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व की और आपने एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया। तो इस सेशन में हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को समझने का प्रयास करेंगे। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का अर्थ होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कितनी
अमाउंट प्रेजेंट है इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसको ज्ञात करने के अनेक मेथड हैं। इनको हम 2 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो जैसे पहले बताया जा चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अर्थ है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है, इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आधार पर हम सॉल्यूशन को 2 प्रकार से डिवाइड या क्लासिफाई कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को स्मॉल लेटर्स में CONS के रूप में शो करते हैं, जबकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को हम स्मॉल लेटर में DIL के रूप में शो करते हैं। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 2 बीकर बना रखे हैं। पहले वाले बीकर में हमने 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व करके होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया है, जबकि दूसरे वाले बीकर में 100 ग्राम वाटर के अंदर 10 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व करके हमने होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया है। तो वह होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें कि यूरिया की अमाउंट कम है उसको हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, जबकि वह होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें कि यूरिया की अमाउंट ज़्यादा है उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर A बीकर जो है उसके अंदर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, जबकि B बीकर में यूरिया की अधिक अमाउंट है तो उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के द्वारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के बारे में समझा। तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को ज्ञात करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपोनेंट दोनों ही बीकर में इक्वल अमाउंट में है। अगर आप सामने एग्जांपल देखें तो यहाँ पर 100 ग्राम वाटर है और यहाँ पर भी 100 ग्राम वाटर ले रखा है, जबकि दूसरे वाले कंपोनेंट को हमने कम ज़्यादा कर रखा है। यहाँ पर 10 ग्राम यूरिया पहले वाले बीकर में डिज़ोल्व है और दूसरे वाले बीकर में 20 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व है। तो यहाँ पर अनुमान लगाना आसान है, कैलकुलेशन करना इजी है कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा और कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो वह सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा मात्रा में है को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पर B बीकर उसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ है, जबकि A बीकर में यूरिया की अमाउंट कम है तो हम उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको हम एक अन्य एग्जांपल के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो जो हमने अभी एग्जांपल समझा था उसमें सॉल्वेंट दोनों ही बीकर में इक्वल अमाउंट में थे, जबकि अब ये एग्जांपल आप सामने देख रहे हैं इसमें सॉल्यूट इक्वल अमाउंट में है। यहाँ पर 200 ग्राम वाटर के अंदर 10 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व कर रखा है, जबकि यहाँ पर 100 ग्राम वाटर के अंदर 10 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व कर रखा है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है कि कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा और कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला जो बीकर है जिसमें कि ज़्यादा सॉल्वेंट में उतना ही अमाउंट हमने सॉल्यूट का डिज़ोल्व कर रखा है, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, जबकि यहाँ पर कम सॉल्वेंट में हमने उतने ही अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है। तो B वाला जो बीकर होगा वह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का होगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को ज्ञात करने के लिए हमने 2 भिन्न एग्जाम्पल लिए। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने सॉल्वेंट की इक्वल अमाउंट ले रखी थी, जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने सॉल्यूट की इक्वल अमाउंट ले रखी थी और हमने कैलकुलेट करके ये ज्ञात किया कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आइए एक तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को ही अलग अलग अमाउंट में ले रखा है। अगर आप सामने एग्जाम्पल देखें तो पहले वाले बीकर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की अमाउंट इक्वल नहीं है। यहाँ पर 95 ग्राम वाटर में 8 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व कर रखा है, जबकि यहाँ पर 97 ग्राम वाटर के अंदर हमने 8.5 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व कर रखा है। और हमको ये कैलकुलेट करना है कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। तो पहले वाले जो 2 एग्जाम्पल थे उसमें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ज्ञात करना इजी था, जबकि यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है। तो ये जो हमारा सामने टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस टॉपिक का उद्देश्य ही यही है कि हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन को ज्ञात करने के 2 मेथड हैं, एक फिजिकल मेथड है और एक केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड्स में परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाती है,
पार्ट्स पर मिलियन की बात की जाती है, जबकि केमिकल मेथड में हम मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी की स्टडी करते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, इसको हम विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा समझ चुके हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसको सामने आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात करने के दो मेथड हैं, इनको हम टर्म बोलते हैं, इन फिजिकल टर्म, इन केमिकल टर्म। जैसे कि आप सामने फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, फिजिकल टर्म्स में हम कंसंट्रेशन इन परसेंटेज एंड कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, जिसको कि ppm बोला जाता है, इसमें ज्ञात करते हैं। जबकि इन केमिकल टर्म हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन में ज्ञात कर सकते हैं। मोलरिटी को हम कैपिटल M के द्वारा शो करते हैं, मोलिलिटी को हम स्मॉल m के द्वारा शो करते हैं, नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N के द्वारा शो करते हैं और मोल फ्रैक्शन के लिए एक सिंबल काई का यूज़ करते हैं। फिजिकल टर्म्स में हम दो प्रकार से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं, कंसंट्रेशन इन परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन इन परसेंटेज में हम सॉल्यूट की तुलना 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन से कर देते हैं, जबकि कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन में हम सॉल्यूट के अमाउंट की तुलना 1 मिलियन अर्थात 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन से करते हैं। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है। सॉल्यूट की अमाउंट कम होने के कारण कंसंट्रेशन इन परसेंटेज में कंसंट्रेशन मेजर करना सुविधाजनक प्रोसेस नहीं है। इसलिए हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को सुविधाजनक बनाने के लिए पार्ट्स पर मिलियन में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं। ppm का यूज़ अधिकांशतः हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में करते हैं। एयर पोल्यूशन के अंदर जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो किस रेशियो में हैं, या वाटर के अंदर जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो 10⁶ के या 1 मिलियन के रेस्पेक्ट में कितने पार्ट्स में हैं, इसको हम पार्ट्स पर मिलियन में यूज़ करते हैं। आइए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज समझते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज हम 3 मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारे पास उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ग्राम में दे रखे होंगे तो हम परसेंटेज बाई वेट निकालेंगे, जिसको हम स्मॉल w अपॉन कैपिटल W के रूप में शो करते हैं। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी वॉल्यूम में दे रखी होगी, मिलीलीटर में दे रखी होगी, तो हम परसेंटेज बाई वॉल्यूम, जिसको कि हम स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से शो करते हैं, ज्ञात करेंगे। जैसे कि आप सामने इनकी डेफिनेशन लिखी हुई देख सकते हैं। परसेंटेज बाई वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100%। वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाई वेट। इसी प्रकार से परसेंटेज बाई वॉल्यूम, जिसको कि हम स्मॉल v अपॉन कैपिटल V के रूप में शो करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml इंटू 100%। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज में तीसरी यूनिट ओनली परसेंटेज है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है, यदि न्यूमेरिकल में परसेंटेज बाई वेट देगा तो वह उसको मेंशन करेगा कि ये जो परसेंटेज बाई वेट है। यदि परसेंटेज बाई वॉल्यूम होगा तो वह न्यूमेरिकल में मेंशन करेगा कि ये परसेंटेज बाई वॉल्यूम है। यदि न्यूमेरिकल में सॉल्यूट की परसेंटेज को मेंशन नहीं कर रखा है कि वह कौन सी परसेंटेज है, बाई वेट है या बाई वॉल्यूम है, तो वह तीसरे प्रकार की परसेंटेज होगी, जिसको हम ओनली परसेंटेज कहते हैं। इसका फॉर्मूला इस प्रकार है, परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100%। वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ओनली परसेंटेज। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यदि कोई कंसंट्रेशन उसने बाई वॉल्यूम दे रखी होगी तो वो उसमें मेंशन करेगा, यदि बाई वेट दे रखी होगी तो वह उसमें मेंशन करेगा। यदि ना तो उसने
बाई वेट मेंशन किया है, ना ही बाई वॉल्यूम मेंशन किया है, तो वह तीसरे प्रकार की कंसंट्रेशन बाई परसेंटेज होगी, जिसको हम ओनली परसेंटेज कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज को पढ़ने के उपरांत हम दूसरे प्रकार की जो फिजिकल यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन, उसकी स्टडी करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज की तुलना में अधिक सुविधाजनक यूनिट है, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में होता है, उसको बोलना थोड़ा सा, उसकी अमाउंट को बोलना थोड़ा सा कठिन होता है, तो उसकी अमाउंट को सुविधाजनक तरीके से बोला जा सके, इसलिए हम पार्ट्स पर मिलियन यूनिट का यूज़ करते हैं। यदि हम कंसंट्रेशन इन परसेंटेज एंड कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन की तुलना करें तो दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है। कंसंट्रेशन इन परसेंटेज में हम सॉल्यूट के अमाउंट की तुलना 100 पार्ट्स से करते हैं, जबकि कंसंट्रेशन इन ppm में सॉल्यूट के अमाउंट की तुलना हम 1 मिलियन अर्थात 10⁶ पार्ट्स से करते हैं। सामने आप इनकी डेफिनेशन लिखी हुई देख सकते हैं। जिस प्रकार से कंसंट्रेशन इन परसेंटेज 3 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से कंसंट्रेशन इन ppm भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ppm बाई वेट, इसको स्मॉल w अपॉन कैपिटल W के रूप में शो करते हैं। ppm बाई वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶। इसकी डेफिनेशन आप सामने लिखी हुई देख सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm बाई वेट। इसी प्रकार से ppm बाई वॉल्यूम को हम स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला आप सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। ppm बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolve in 10⁶ part of solution is called the ppm by volume। कंसंट्रेशन इन परसेंटेज के समान कंसंट्रेशन इन ppm भी 3 प्रकार की होती है। जैसा कि आपको कंसंट्रेशन इन परसेंटेज में समझाया गया था, ठीक वैसा ही कंसंट्रेशन इन ppm के बारे में भी कहा जा सकता है। यदि ppm बाई वेट होगी तो वह न्यूमेरिकल में मेंशन करेगा, यदि ppm बाई वॉल्यूम होगी तो वह न्यूमेरिकल में मेंशन करेगा। यदि केवल ppm ही लिख रखा है तो उसका अर्थ है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶, अर्थात वेट ऑफ सॉल्यूशन डिजोल्व इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ओनली ppm। फिजिकल टर्म में कंसंट्रेशन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये सभी मेथड हम सीख चुके हैं। यदि हम अपने वीडियो लेक्चर को रिमाइंड करें और 19 मिनट के वीडियो लेक्चर पर पहुंचे हैं तो वहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसका कंसंट्रेशन निकालना थोड़ा सा कठिन था, लेकिन अब चूंकि हम सभी मेथड पढ़ चुके हैं तो आइए उस एग्जाम्पल की पुनः स्टडी करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने 2 बीकर लिए थे। पहले वाले बीकर में हमने 85 ग्राम वाटर के अंदर 8 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व की थी, जबकि दूसरे वाले बीकर में 97 ग्राम वाटर के अंदर 8.5 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व की थी। चूँकि यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही डिफरेंट अमाउंट में हैं, तो किस प्रकार से हम इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं, हमें कैसे ज्ञात होगा कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। तो अब हम अपने परसेंटेज मेथड से इस सॉल्यूशन की डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। पहले वाले बीकर में वेट ऑफ सॉल्यूट 8 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम, दोनों को ऐड कर दिया हमने। इस प्रकार हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया जो कि 103 ग्राम है, और हमने स्मॉल w बाई कैपिटल W वाली परसेंटेज फार्मूला लगा करके इसका परसेंटेज हमने ज्ञात कर लिया जो कि 7.76% है। अर्थात इस वाले बीकर के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वह 7.76% है, जबकि दूसरे वाले बीकर में इसी प्रकार से हमने स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज ज्ञात की। वेट ऑफ सॉल्यूट 8.5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 97 ग्राम, दोनों को ऐड करके हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, डेट इज़ 105.5 ग्राम। स्मॉल w अपॉन कैपिटल W का फॉर्मूला लगा करके हमने यहाँ पर परसेंटेज ज्ञात की जो कि 8.05% आती है। तो हम अपने फॉर्मूले से
ये पता लगा सकते हैं कि पहले वाला जो बीकर है वह डाइल्यूट सॉल्यूशन से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी परसेंटेज 7.76 है, जबकि इसके रेस्पेक्ट में दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है वह कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके अंदर 8.05% कंसंट्रेशन है। इस प्रकार हम फिजिकल टर्म में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। फिजिकल टर्म में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई सिरप लेकर के आते हैं या कोई टैबलेट लेकर के आते हैं तो आप उसका कंपोजिशन देखें तो वहाँ पर आपको निश्चित ही स्मॉल w बाई कैपिटल W, स्मॉल v अपॉन कैपिटल W परसेंटेज कंसंट्रेशन लिखी हुई दिखाई देगी। तो अब आप उसको समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी कप सिरप होता है उसके अंदर एथिल अल्कोहल की परसेंटेज स्मॉल w बाई कैपिटल W 97% है। तो इसका क्या अर्थ है आप इस वीडियो लेक्चर को देख करके उस कंसंट्रेशन को समझ सकते हैं। फिजिकल टर्म कंसंट्रेशन समझने के उपरांत हम केमिकल टर्म कंसंट्रेशन समझने का प्रयास करते हैं। फिजिकल टर्म कंसंट्रेशन को थोड़ा डिटेल में हमने समझा और उसको समझने में हमने काफ़ी समय लगाया, लेकिन जो केमिकल टर्म कंसंट्रेशन है उसको समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन है वो फिक्स हैं। केवल उन डेफिनेशन के आधार पर ही हम उनको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं केमिकल टर्म कंसंट्रेशन में हम मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। आइए इनका एक एक करके डिस्कशन करते हैं। केमिकल टर्म कंसंट्रेशन में हमारा जो फर्स्ट टर्म है वह है मोलरिटी। इसको हम m से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। फॉर्मूले के रूप में आप इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम जानते हैं मोल्स की जो फॉर्मूला होता है डेट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस प्रकार मोलरिटी का जो हमारा फॉर्मूला डेवलप हुआ, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन v इन लीटर, वेयर स्मॉल w इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लेंगे। केमिकल टर्म कंसंट्रेशन के क्रम में हमारा जो सेकंड कंसंट्रेशन है डेट इज नॉर्मेलिटी। इसको हम n से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसको हम फॉर्मूले के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, n इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है डेट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल E अपॉन v इन लीटर्स। यहाँ पर स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, E इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट वेट कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको हमने अपने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया है। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ देख सकते हैं। फॉर एन एसिड n इज इक्वल टू mb, फॉर ए बेस n इज इक्वल टू ma, जहाँ पे n नॉर्मेलिटी है, m मोलरिटी है और b बेसिसिटी ऑफ एसिड, a एसिडिटी ऑफ बेस। बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होती है हमने इसको अपने वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया है। कंसंट्रेशन की थर्ड केमिकल टर्म की ओर बढ़ते हैं, डेट इज मोलेलिटी। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी। इसको इस प्रकार से फॉर्मुलाइज किया जा सकता है, मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसको इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W इन kg। यहाँ पर स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस प्रकार हम तीन केमिकल टर्म्स मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों ही टर्म में आपने ये देखा होगा
कि केवल एक मोलिलिटी ही वह केमिकल टर्म है जिसमें कि हम सॉल्वेंट के मास के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। आपको मालूम है मास टेम्परेचर के कम या अधिक होने से कम या अधिक नहीं होता है, जबकि वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ जाने से बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट जाने से घट सकता है। तो हम कह सकते हैं तीनों ही प्रकार की केमिकल टर्म्स में जो मोलिलिटी केमिकल टर्म है वह अधिक विश्वसनीय है। वह फोर्थ केमिकल टर्म मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन को एक स्पेशल सिंबल काई से प्रदर्शित करते हैं। ये x के समान बनता है। ये एक फ्रैक्शन है, अर्थात ये एक रेशियो है। मोल फ्रैक्शन को हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इफ़ वी डिवाइडेड द नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट वी फाइंड द मोल फ्रैक्शन। यदि हम किसी सॉल्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके मोल को हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमको उस कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सामने एक बीकर में एक सॉल्यूशन दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के बना है A एंड B, जिनके की नंबर ऑफ मोल्स रेस्पेक्टिवली N1 और N2 हैं। तो यदि हमको A का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन दैट इज N1 प्लस N2, अर्थात A के मोल फ्रैक्शन को हम N1 अपॉन N1 प्लस N2 के रेशियो से निकाल सकते हैं। अर्थात A के मोल फ्रैक्शन को हम उसके नंबर ऑफ मोल्स तथा टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो से ज्ञात कर सकते हैं, डेट इज़ N1 अपॉन N1 प्लस N2। इसी प्रकार से B के मोल फ्रैक्शन को हम उसके नंबर ऑफ मोल्स अर्थात N2 तथा टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो से ज्ञात कर सकते हैं, डेट इज N1 प्लस N2। तो हम कह सकते हैं B का जो मोल फ्रैक्शन होगा वह N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा। यदि हम सोल्यूशन के दोनों ही मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें, डेट इज काई A प्लस काई B इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो इस प्रकार से हम 1 के इक्वल में प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। इस प्रकार हमारा ये 5th वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किस प्रकार से बना सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।